हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरण की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। कार्यक्रम है एक बार फिर से वही खास हमारे किसान भाइयों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से, जी हाँ, ये हमारे बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्सर हैं जो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं अलग अलग कृषि से संबंधित जानकारियां देकर, और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों से आउटरीच यानी फील्ड में जाकर भी उनसे जुड़ने को हमें मदद करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से यारा के एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए देर नहीं करते, आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर शुभम अत्री जी, एक बार फिर से, जो है रीजनल एग्रोनॉमिस्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ आप हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी। नमस्कार शुभम जी। पिछली बार जब आप और हम मिले थे तो हमने शुगर केन यानी गन्ने की खेती पर बहुत सारी बात की थी। आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत जागरूक भी किया था और बहुत सारे उनके सुझाव और उनकी प्रशंसा भी हमारे पास आई उन जानकारियों को लेकर। लेकिन आज हम कुछ खास बात करेंगे। आज हम राइस की यानी चावल की कृषि के ऊपर, हम उसकी खेती के ऊपर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले चावल का महत्व हमारे भारत में क्या है, कितना है, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर चावल की बात करें तो मेरे हिसाब से जो हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमारी कोई भी दिन में एक मील ऐसी होगी जिसमें हमारे चावल शामिल होंगे। बिल्कुल। तो और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से देखें या हमारी बैलेंस न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो चावल का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डाइट में, हमारे किसानों की एग्रीकल्चर में और हमारी गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट करने में। तो ओवरऑल जो हमारा एक साइकिल है रेवेन्यू जनरेट करने का, तो इसमें चावल का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। चावल जब हमारी थाली में होता है, खाने की थाली में, तो हमारे घर की जो फाइनेंशियल चीजें हैं यानी घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बैलेंस रखता है, साथ ही साथ हमारी सेहत को भी बैलेंस रखता है अगर हम अपनी डाइट में चावल शामिल करते हैं। बिल्कुल। और आपने बताया कि चावल हमारे किसान भाइयों को भी सहयोग करता है। किस तरह की कृषि है ये, पैडी क्रॉप अगर हम कहें, किस तरह की कृषि है? देखिए, अगर हम पैडी क्रॉप की बात करें तो पैडी क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जो लगभग जिसकी खेती हर राज्य में होती है। और आज हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग हम कह सकते हैं कि 14-15 करोड़ एकड़ जो लैंड है उसमें खेती की जाती है। कई क्षेत्र जिसमें ऐसे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, हमारा उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे सीजन में 2 से 3 बार धान की फसल ली जाती है। बिहार में भी 2 बार ली जाती है। इसके अलावा साउथ में भी 2-2 बार धान की जो पैडी की खेती की जाती है। और इसके जो इसकी प्रोडक्शन होती है ये फार्मर्स मार्केट में सेल करते हैं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस है तो उसको हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट भी करती है उन देशों में जहाँ पे इसकी खेती नहीं की जा सकती, जैसे मिडल ईस्ट के देश हैं, सऊदी, कतार। तो यहाँ पे वो लोग हमारे जो चावल हम प्रोड्यूस करते हैं उसके कह सकते हैं कि मोहताज है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जितना भी धान हमारे किसान भाई लगाते हैं उससे उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी सुधरती है, जो उनकी एक बैलेंस डाइट है वो भी पूरी होती है। यानी अगर आप चावल की खेती करते हैं तो ये बहुत ही किफायती है। जी। और ये पूरे भारतवर्ष में भी फैली हुई है, यहाँ तक कि हमारे देश से बाहर विदेशों में भी इसकी सप्लाई होती है। तो आप समझ ही सकते हैं किसान भाई कि आपको कितना मुनाफा हो सकता है। लेकिन उसके लिए सही और उचित जानकारी होना, किस तरह से ये कृषि की जाए, किस तरह की चीजें यानी प्रोडक्ट्स उस पर इस्तेमाल किए जाए, ये जानना बहुत जरूरी है, जो आज के हमारे एग्रोनॉमिस्ट आपको बताएंगे। जी। पैडी की हम खेती की बात करते हैं, यानी चावल की खेती की बात कर रहे हैं हम, किस तरह से उसको शुरुआत करना चाहिए उसकी? जी, देखिए, जब किसान पैडी लगाने की सोचता है अपने खेत में, तो हमारे अमूमन जो उत्तर भारत है इसमें इसकी जो खेती होती है खरीफ सीजन में की जाती है, जून से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। जून में इसकी बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले हमारे किसान क्या करते हैं कि जिस भी धान की वैरायटी लगानी है उसका बीज मार्केट से लाते हैं, उसको नर्सरी प्रिपेयर करते हैं। जब हमारी नर्सरी 24, 25, 26 दिन की हो जाती है तब उसको वो अपने मुख्य खेत में उसकी रोपाई कर देते हैं। और उस रोपाई करने के लगभग 90 दिन बाद, 100 दिन बाद, वो वैरायटीज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई वैरायटी 90 दिन में पक जाती है, कोई वैरायटी 100 दिन लेती है, और जो बारीक किस्में होती हैं वो 120, 130, 140 दिन तक भी लेती हैं। तो 140 दिन की जो फसल है, 90 दिन की फसल है,
उसके बाद हमारी क्रॉप को वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। पर मेन क्या है कि जब हमारे किसान इसको रोपाई करते हैं और जब हार्वेस्ट करते हैं तो अमूमन जो 90-100 दिन का पीरियड है, तो इसमें किसानों की जो मेहनत है, लागत है, वो खूब लगती है। सबसे पहले किसान क्या करते हैं, जब खेत तैयार करते हैं तो वो उसमें मेनली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जैसे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, जो हम भी सलाह देते हैं उन्हें। उसके बाद धान जब 8-10 दिन की हो जाती है तो उसमें किसान भाई जो टॉप एप्लीकेशन होती है ब्रॉडकास्टिंग यूरिया की, यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की, तो उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो रिकमेंडेशन रहती है कि जब भी किसान भाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पहली टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उस समय हमारी क्रॉप में जिंक जो एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसकी ज़रूरत काफ़ी होती है। तो हम वहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि अपने किसान भाइयों की धान में जिंक की पूर्ति के लिए आप यारा का एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अनोखा जिंक, यारावीटा प्रोकोड जिंक के नाम से आता है, जिसकी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर जिंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उसका इस्तेमाल 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कीजिए, जिसके इस्तेमाल से एक तो फसल में जो टिलरिंग होगी वो बहुत शानदार होगी, पौधे का जड़ों का विकास अच्छा होगा और फसल एकदम उन्हें देखने में हरी भरी लगेगी और अच्छी चलेगी। उसके बाद फिर दूसरा यूरिया की एप्लीकेशन किसान करते हैं 10 दिन के बाद, फिर तीसरी एप्लीकेशन करते हैं यूरिया की उसके 10 दिन के बाद, जिसमें हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप हमारा यारा लीवा नाइट्राबोर इस्तेमाल कीजिए 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और यारा लीवा नाइट्राबोर एक कैल्शियम नाइट्रेट युक्त बोरोन खाद है, जिससे उनकी फसल में जो कल्ले बनते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, दाने भरपूर आते हैं, दाने भर के आते हैं और खाली दानों की समस्या नहीं रहती। इसके बाद जब 45-50 दिन आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि मौसम में बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी की वजह से कुछ फंगस रोग और कुछ कीट हमारी फसल को नुकसान कर सकते हैं, जिसके लिए समय समय पर आप अपने जो फसल है उसमें देखते रहिए कि किस तरह के कीट हैं, किस तरह के लक्षण उनके दिख रहे हैं, और फिर जो भी आपके नज़दीकी कृषि सलाहकार हैं उनसे आप संपर्क कीजिए कि उन्हें बताइए कि आप हमारी फसल में इस तरह के लक्षण हैं। या यारा का जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फार्म केयर ऐप है या एसकेपी है, या हमारा जो टोल फ्री कस्टमर केयर का नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, किसान कर सकते हैं कॉल और उनको बता सकते हैं। 24 घंटे के अंदर उन किसानों को हम सोल्यूशन दे देते हैं। उसके बाद जब फसल हमारी 60-65 दिन की हो जाती है तब हम किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं कि आपकी फसल अब गाप की अवस्था में है, यानी कि बालियां बंदर बन चुकी हैं, 5-7 दिन में 10 दिन में बाहर निकल जाएंगी। तो उसके लिए जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे बोरोन है, थोड़ा नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, इनके इस्तेमाल के लिए आप यारा 13 क्रिस्टा के और यारावीटा बोट्रेक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि दाने का जो वजन होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, खाली दानों की समस्या नहीं आती, पोटाश बिल्कुल खत्म हो जाता है, दानों की शाइन बढ़ती है और किसान की जो पैदावार है बहुत निश्चित तौर से बढ़ती है। तो इस तरह से एक फर्टिलाइजर जो एक शेड्यूल है वो पूरा हम उनको रिकमेंड करते हैं। साथ में फसल सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी फसल को कैसे बचाना है वो रिकमेंडेशन देते हैं। और जब 90 दिन बाद 95 दिन बाद जब वो किसान अपनी फसल काटते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन उन्हें मिलता है, जिससे वो बहुत ही खुश होते बिल्कुल होंगे। लेकिन ऐसे में ये भी हम जानना चाहेंगे कि मुख्यतः रूप से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमारी कृषि की संबंधित, यानी जब हम पैडी की कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उस समय पर आती है। देखिए, अगर हम धान में देखें तो धान में स्टार्टिंग में जो खासकर नई वैरायटीज हैं तो उनमें एक समस्या आती है बकाने रोग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं झंडा रोग। उसमें क्या होता है कि जो छोटे पौधे हैं उनकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है, तो वो एक फंगल बीमारी है। तो उसके कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे टेक्निकल मार्केट में उपलब्ध है, जैसे एक थायोफिनेट मिथाइल है या नॉर्मल फंजीसाइड है, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजिब। तो इनके इस्तेमाल से किसान उसको रोक सकते हैं। दूसरा, जब हमारी फसल 40-45 दिन की हो जाती है, 60-65 दिन के आसपास होती है, तो उस समय हमारी फसल में अमूमन बैक्टीरियल बीमारी जैसे शीत ब्लाइट या BLB बीमारी है, या फिर उसको एक बीमारी आती है फंगल बीमारी, ब्लास्ट आती है। तो ये अमूमन 3-4 बीमारियां हमारी फसल में आ सकती हैं। तो जिनके रोकथाम के लिए बहुत अच्छे टेक्निकल आज मार्केट में उपलब्ध हैं, डॉक्सीस्ट्रोबिन है, टेबुकेनाजोल है, और इससे भी अच्छे टेक्निकल कई कंपनियां हमारे बीच में लाई हैं।
तो ये मुख्य बीमारियां हैं जो जिनके प्रति किसानों को थोड़ी सूझबूझ दिखानी है, और इनके दिखते ही खेत में एक अच्छा आपको स्टेप लेना है इनको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ये बदलता मौसम भी क्या हमारे धान की कृषि को दुष्प्रभाव उसके पड़ते हैं, नुकसान पहुंचाता है? देखिए, धान की एक प्राकृतिक जरूरत है। जब हमारे वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है तो वो दिन धान के सबसे अच्छे दिन होते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, तो टेम्परेचर अगर जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी क्लाइमेट में होगी उतनी ही ज्यादा पैदावार बढ़ने की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ मैं रोकना चाहूंगी आपको, ह्यूमिडिटी बढ़ने से कीटों का आना भी तो बहुत ज्यादा बढ़ बिल्कुल जाता है। वही एक चैलेंज है धान के किसानों के लिए कि उनकी फसल की जरूरत भी वही है, पर सेम टाइम पे जो कीट हैं, बीमारी हैं, उनका संक्रमण भी उस तरफ उस मौसम में ज्यादा होता है। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि जब किसान एक अच्छा पोषण प्रबंधन, एक बैलेंस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल अपनी फसल में करता है तो उनकी क्रॉप की इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं, वो काफी बढ़ जाती है। और जिससे कि जो विपरीत मौसम के चलते कीट आते हैं, बीमारियां आते हैं, उनके प्रति हमारी फसल एकदम से सहनशील नहीं रहती। मतलब उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और एकदम से वो अटैक नहीं करता। जी जी। तो क्या ऐसे में खाद पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल जी। देखिए, खाद एक ऐसी चीज है, बैलेंस न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो हमें, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो हमारी वैरायटी की यील्ड है, पोटेंशियल है उसके अंदर पैदावार देने की, वहां तक वो हमें पहुंचा सकती है। तो खाद का सिलेक्शन, किस तरह का खाद आप डाल रहे हो, कितनी मात्रा में आप डाल रहे हो, किस समय पे आप डाल रहे हो, कौन से सोर्स के द्वारा डाल रहे हो, तो ये 4 चीजें बहुत मायने रखती हैं आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में। जी जी। आपने बताया कि जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि धान की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे पोषक तत्व जो कि बहुत जरूरी हैं? देखिए, हमारी जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी तरह के पोषक तत्वों की होती है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, साथ में जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो हम वैसे तो हमारी फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पर कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत हमारी फसल को बहुत कम अमाउंट में होती है, और कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी सप्लाई हमें एक्सटर्नल करनी पड़ती है। तो धान की फसल में जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक, ये एक मुख्य न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी धान की उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि क्यों हमें जिंक जरूरी है हमारी फसलों के लिए, वो उसका एक कारण ये भी है कि जो हमारी भारतीय भूमि है उसमें लगभग कह सकते हैं हम कि 40% ऐसा हिस्सा है जिसमें जिंक की कमी है हमारी भारत की भूमि में। तो ऐसी अवस्था में जिंक का जो रोल होता है धान में वो काफी बढ़ जाता है, और एक अच्छा जिंक का फर्टिलाइजर अगर हम अपने धान के फसल में प्रयोग करते हैं तो उससे काफी बढ़िया प्रोडक्शन हमें मिलती है। और जिंक का तो बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम कोविड सिनेरियो की बात करें, जब कोरोना काल आया था, उस समय पर भी हमें जिंक का महत्व पता चला। जी जी। जिंक हमारे शरीर में अगर उचित मात्रा में रहता है, ये तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपने अगर उस कोरोना काल को एक बार फिर याद किया होगा तो आपने भी महसूस किया होगा कि सभी डॉक्टर्स, सभी विशेषज्ञ आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा जिंक की मात्रा बढ़ाने को कहते थे, और साथ ही साथ जिंक की दवाइयां भी आप लोग लिया करते थे, जैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और हम कोरोना से जीत हासिल कर पाए। तो ऐसे में अगर हम खाद में ही जिंक की अच्छे से हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी धान पर बेहतर फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिंक क्या है कि जिंक की जरूरत हमारी ह्यूमन बॉडी को डेली बेसिस पे होती है। और ऑन एन एवरेज अगर हम एक अडल्ट पुरुष की बात करें, महिला की बात करें, तो लगभग 18-19 मिलीग्राम जिंक की जरूरत उन्हें प्रतिदिन पड़ती है। प्रतिदिन 18-19 मिलीग्राम जिंक की जरूरत रोजाना पड़ती है। तो ऐसे में जो 18-19 मिलीग्राम की जरूरत है तो वो कहाँ से पूरी होगी? जो हम खाते हैं, खाना है या खाद्य पदार्थ उनके माध्यम से ही पूरी हो सकती है। पर आप अगर सोच के देखिए कि जो डाइट हमारे किसान भाई ले रहे हैं, जो आटा खा रहे हैं, आटे से बनी रोटी खा रहे हैं, जो धान हमारे खेतों में पैदा हो रहा है उससे बने चावल खा रहे हैं, उसमें जिंक की वो मात्रा नहीं है। तो ऐसे में हमारा जो शरीर है उसको जिंक की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या है कि आज पूरे विश्व में ये एक WHO द्वारा
दिया गया, किया गया है। हाँ, प्रमाणित किया गया है कि आज के समय में 10 में से 3 से 4 बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें उनके कुपोषण में एक जिंक का जो रोल है वो बहुत अहम है। तो इसलिए जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के अलावा एक कह सकते हैं कि ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी फसलों के साथ साथ हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ऐसे में जिंक, जिन खादों से जिन फर्टिलाइजर से हम जिंक अपनी क्रॉप्स में दे रहे हैं, उनका एक अच्छी क्वालिटी का होना, उनका ज़्यादा काम करना, ज़्यादा काम में आना एक आज के लिए ज़रूरत है। यही बात मुझे यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अच्छी लगती है सर, कि आप लोग प्रोडक्ट सेल करने पे यानी मार्केटिंग पे इतना आपका जोर नहीं रहता। आप किसान भाइयों को समय समय पर जागरूक करते हैं, उन्हें जानकारियां देते हैं, उन्हें आप कृषि संबंधित बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं पहुंचाते हैं, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में यानी हमारी खाने की थाली में जितने पोषक तत्व होने चाहिए उन पोषक तत्वों से भरपूर जानकारियां भी आप देते हैं, और आपके प्रोडक्ट्स में भी वो पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसे और कौन कौन से आपके यारा फर्टिलाइजर के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें भरपूर मात्रा में अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हमारे धान की खेती के लिए बहुत जरूरी भी हैं? जी जी, देखिए, जो हमारे जितने भी हमारे खाद हैं, जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन है वो बहुत अलग है। वो स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो हमारी जो भारतीय एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जिन तत्वों की कमी है उनके इस्तेमाल के बाद वो तत्वों की कमी को पूरा हम कर सके, और जिसका सीधा प्रभाव हमारी फसल पे पड़े, फसल की गुणवत्ता पे पड़े, फसल की क्वालिटी क्वांटिटी पे पड़े, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ हो, और एट लास्ट जो हमारे कंज्यूमर हैं जो उस उत्पाद को कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। तो इस श्रेणी में हमारे पास सबसे पहले यारा मिला कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम, सल्फर और 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीज। बहुत अच्छा। कुल 9 न्यूट्रिएंट, और वो भी इस रूप में है जिससे कि हमारी फसल उसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकती है। दूसरा हमारा जो कैल्शियम नाइट्रेट ग्रेड है, यारालीवा नाइट्रावोर, यारालीवा ट्रॉपिकोट, यारालीवा कैल्सिनाइट, तो ये हमारे कैल्शियम नाइट्रेट की रेंज है। और कैल्शियम नाइट्रेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैल्शियम के एक न्यूट्रिएंट के साथ साथ एक सोइल इम्प्रूव करने वाली खाद है। और हमारी भारतीय जो लैंड है, कृषि भूमि है, उसमें जो पीएच है वो कहीं भी नॉर्मल नहीं है। कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हम कैल्शियम खादों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे सोइल कंडीशन अच्छी रहती है, जिससे कि हमारी फसल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है। उसके अलावा हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत अच्छी ग्रेड है जो कि हमारी फोलियर रेंज में आते हैं, यारावीटा की रेंज में आते हैं, जिसमें यारावीटा प्रोकोड जिंक जो कि धान के किसानों के लिए एक वरदान है, यारावीटा जिंट्रेक जो कि एक फोलियर स्प्रे जिसका हम जिंक की पूर्ति के लिए करते हैं, यारावीटा बोट्रेक जिसमें बोरॉन की मात्रा होती है, यारावीटा स्टॉपिड जिससे हम लिक्विड कैल्शियम जो कि मुख्यतः जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे उत्पाद हैं अलग अलग फसलों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए। जी जी, चलते चलते हमारे सभी देखने वालों को और सुनने वाले हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये ज़रूर बताइए एक बार फिर दोहरा कर कि किस तरह से वो धान की खेती से मुनाफा और ज़्यादा कमा सकते हैं। जी जी, देखिए, हमारा किसान भाइयों को यही सुझाव है कि आज के समय में धान की जो फसल है उसमें काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी पोटेंशियल है हमें एक अच्छी पैदावार देने में, एक अच्छा मुनाफा देने में। तो उसके लिए किसानों को ये समझना है कि आप एक तो अपनी फसल की जो रोपाई है वो समय से कीजिए, अपनी फसल को कीट बीमारी से बचाइए, जिसके लिए लगातार आप अपनी फसल को मॉनिटर करिए। उसके बाद जो पोषण प्रबंधन है जो कि एक मुख्य ज़रूरत है हमारी फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व देने के लिए, तो उसके लिए यारा का जो एक क्रॉप प्लान है, पैडी न्यूट्रिशन प्लान, जिसमें पूरा दिखाया गया है कि हमारी फसल में किस समय किन खादों की ज़रूरत होती है, कितनी मात्रा में होती है, तो उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उसकी सही डोज सही टाइम पे आप डालिए। उसके बाद समय से उसकी कटाई कीजिए, कीट बीमारियों से बचाइए। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनके द्वारा हम अपनी फसल एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी, आप जब किसान भाइयों से मिलते होंगे, उनसे रूबरू होते होंगे, तो कुछ बहुत
अलग डिफरेंट से चैलेंजेस जो चुनौतियां वो फेस कर रहे हैं वो आपसे डिस्कस करते होंगे, जी, कुछ जी। उसके बारे में बताइए। देखिए मेनली हम जो हमारा मेनली दिनचर्या रहती है उसमें किसानों के साथ मिलना लगभग तय होता है। तो जब भी हम किसानों के खेत में जाते हैं, उन्हें पर्सनली मिलते हैं, तो हर किसान भाइयों के एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो बहुत सारे बार हमने देखा है कि किसान भाइयों के खेत में कुछ अलग तरह की बीमारियां दिखने को मिलती हैं या कुछ अलग प्रकार के कीट देखने को मिलते हैं जो कि हमने भी कभी किताबों में नहीं पढ़े होंगे। तो ऐसे में बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती हैं, बट थोड़ा हम उनके बारे में अगर रिसर्च करते हैं, उनकी फोटो ले लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, या हमारे जो ग्लोबल एक्सपर्ट हैं उनसे हम हेल्प लेते हैं, तो काफी हद तक हम अपने किसानों को सुझाव दे देते हैं। पर इसके अलावा भी थोड़े बहुत चैलेंजेस रहते ही हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई फर्टिलाइजर या कोई केमिकल डालते हैं तो बहुत क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी कई बार फर्क पड़ता है। जैसे हमने किसानों को सुझाव दिया था कि आपको इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल इस तरह से करना है, बट किसान उस तरह से नहीं करता, वो किसी और रूप से कर लेता है। हाँ। तो ऐसे में रिजल्ट वेरी कर देते हैं। तो किसान को फिर हमें समझाना पड़ता है कि भाई आपने इसका जो तरीका था वो सही नहीं अपनाया, इसके लिए आपको हो सकता है कि बेस्ट रिजल्ट नहीं मिले। जैसे कि कई बार डाल दिया लेकिन आपने स्प्रे करने के लिए कहा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो इस तरह के जो चैलेंज रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम किसानों को कन्विंस करते हैं, उन्हें समझाते हैं। और अगर वो नहीं कन्विंस होते तो हम लाइव वीडियो के माध्यम से हमारे यूट्यूब पेज है यारा इंडिया के नाम से, उस पर लगभग आज के समय में 27,000 फॉलोअर्स हैं। तो उनके लिए हम लगातार वीकली हर तीसरे दिन चौथे दिन जो सीजन में क्रॉप चल रही है वो अपडेट करते रहते हैं, जिससे कि लोकल इश्यूज जो चलते हैं उस समय हमारे मार्केट में सीजन में, तो उनसे भी काफी उन्हें सुझाव मिल जाता है। जी 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 जी, तो चलते चलते हमारे सभी किसान भाइयों को कोई सुझाव देना चाहेंगे कृषि संबंधी कि वो किस तरह से और तरह की कृषि करके भी और खासतौर से धान की कृषि करके भी मुनाफा कमा सकते हैं? जी जी, देखिए धान की जो फसल है वो बहुत एक अच्छी फसल है, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से नई नई वैरायटीज आई हैं और पिछले 2-3 सालों से जो इसका प्राइस है वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है। गवर्नमेंट भी लगातार इसकी एमएसपी को बढ़ा रही है। तो इसमें जो पोटेंशियल है, पैदावार लेने की क्षमता है काफ़ी अच्छी है, मुनाफा कमाने की क्षमता ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए किसान भाइयों को थोड़ा सचेत रहना है। आप जो पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के सोचिए। नए जो टूल्स आज हमारे सामने हैं, वो चाहे डिजिटल टूल्स हैं या कोई किसान हेल्पलाइन है, जैसे मैं यारा की बात कर रहा था, यारा की कस्टमर केयर हेल्पलाइन है, उससे आप सहायता लीजिए। अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए कि किस तरह की नई मशीनरीज आई हैं। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि जो ट्रेडिशनल खेती है उसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाना है, जिससे कि हम जो भी समस्या आएंगी उसको कंट्रोल कर सकेंगे और एक अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। बिल्कुल, भारतीय कृषि को विज्ञान के साथ जोड़कर देखिए किसान भाइयों, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे मिस्टर शुभम अत्री जी, जो है रीजनल एग्रोनॉमिस्ट वेस्टर्न यूपी, और साथ ही साथ आज आपने हमारे साथ बात करी है धान की कृषि के ऊपर, धान की खेती के बारे में। आज आपने पुनः हमें बहुत कीमती समय दिया, कीमती सुझाव दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो आज हमने धान की खेती पर बात की है। हम लगातार किसान भाइयों आपसे अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं, अलग अलग कृषि पर बात कर रहे हैं, और आपके भी सुझाव, आपकी भी समर्थन, आपके भी क्वेश्चंस, आपके सवाल जो आपके मन में उठते हैं वो हम तक पहुंचते रहते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जितने विशेषज्ञ हैं आपको वो जवाब भी दें और आपको संतुष्ट करें। ऐसे ही आप हमारी फ्रीक्वेंसी 90.4 पर हमें सुन भी सकते हैं और हमारे यूट्यूब पेज 90.4 आगरा की आवाज़ पर लगातार ये कार्यक्रम की सीरीज भी देख सकते हैं। अब इस कार्यक्रम के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।